A very warm welcome to all those are attending today's session of Physical Education Class 12th conducted by Directorate of Education Delhi. जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका इस शारीरिक शिक्षा कक्षा 12 में पुनः हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हर बार हम अपनी कक्षा में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में चर्चा करते हैं, तो आइए पुनः इसको एक बार दोहराते हैं, क्योंकि अभी कोविड का वैक्सीन तो नहीं बना, हम सभी जानते हैं, और उसके ऊपर काम चल रहा है। तो जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। आपको क्या करना है, आपको जरूर मास्क पहनना है जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं। और अब तो आप सभी को मालूम है कि मास्क बिना पहने निकलने पर आपको 2000 रुपए का जुर्माना भी है। तो एक बात मेरे को ये समझ में नहीं आती है कि अगर हमारे ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती है, क्या हम तभी उन चीजों को फॉलो करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी उचित व्यवहार है, हमें उसको दिल से एक्सेप्ट करना है और अपनाना है और उसको फॉलो करना है। तो मास्क अवश्य ही पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखिए। और इसके अलावा अगर आप किसी भी बाह्य चीज के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ अपने अवश्य धोएं। तो और अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को इसके बारे में आप अवश्य ही जागरूक करते रहेंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों, हम सभी को मालूम है कि प्रदूषण की जो समस्या है वो बहुत ही विकट है, और दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण का स्तर हर वर्ष बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पर बढ़ जाता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक और कैंपेन चलाया है, प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध। तो हमें अब क्या करना है, इस युद्ध को में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें अपने बड़ों को, घर में जो भी व्हीकल लेकर जा रहे हैं उनको जागरूक करना है कि अगर किसी भी रेड लाइट पर आपका व्हीकल रुकता है तो आपने गाड़ी को स्विच ऑफ कर देना है। आप मानिए कि अगर हम इस तरह से गाड़ी को ऑफ करते हैं तो ओमिशन जो है धुएं का, वो कितना हम रोक पाएंगे एनवायरनमेंट में पहुंचने से। हमें पता है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे फेफड़ों पर, हमारे स्वास्थ्य पर जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इसका पड़ता है। तो इसकी रोकथाम हम अपने स्वास्थ्य के बचाव के लिए जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये कुछ गाइडलाइंस हैं आप सभी के लिए। तो मैं आपको एक बार पुनः दोहराती हूँ कि वीडियो को पूरी स्क्रीन में देखें और विंडो में नीचे कोने में स्फीयर पर क्लिक करके इसे बड़ा करें। यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे तो स्क्रीन को रिफ्रेश करें। कक्षा में ध्यान केंद्रित रखें और अपने साथियों को भी कक्षाओं में भाग लेने के लिए जरूर प्रेरित करें। चैट का उपयोग केवल प्रश्न पूछने के लिए या पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही करें। और ये एक्नॉलेजमेंट, द फॉलोइंग रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड ओनली फॉर एजुकेशनल एंड नॉन कमर्शियल पर्पसेस. Images, photograph, content used in this presentation taken from various websites is used purely for teaching and learning purpose. All copyrights and trademarks belong to their respective IP owners. We acknowledge and thank all holders for their rights. And here is disclaimer: if any discrepancy or inadvertent error is noted in the presentation, it would be rectified accordingly. आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, फिर से आपके सामने आपके रिस्पॉन्सेज पिछले असाइनमेंट्स के आपकी स्क्रीन पर हैं। बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, ये हमारे लिए भी इंस्पिरेशनल होता है कि जब आप इतनी अधिक मात्रा में बढ़ चढ़कर इन जो असाइनमेंट्स को कर पाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स है। 40,143 बच्चों ने ये असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट किया, और इसके रिजल्ट्स देखिए कि 10 आउट ऑफ 10 परफेक्ट स्कोर जो है वो 15,051 बच्चों का आया। बहुत ही बढ़िया, आप सभी बधाई के पात्र, और एक बार ताली अवश्य अपने लिए भी जरूर बजाएंगे। अब ये स्लाइड पर नाम है आपके सामने स्क्रीन पर टॉप 10 स्टूडेंट्स के, जिन्होंने सबसे जल्दी परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: आकांक्षा, एसकेवी नंबर 1 मॉडल टाउन 3rd, हिमांशु झा, आरपीवीवी राजनिवास मार्ग, रुचि एसकेवी रमेश नगर, स्नेहा अग्रवाल एसकेवी दल्लूपुरा, साक्षी एसकेवी नंबर 1 नरेला, विवेक कुमार जीएसवी लांसर्स रोड दिल्ली, मोहम्मद कैफ एसबीवी एच ब्लॉक सुल्तानपुरी दिल्ली, अंशिका भार्गव एसकेवी C1 यमुना विहार, ईशा त्यागी एसकेवी C1 यमुना विहार, और 10वें नंबर पर हैं भावना जीएसकेवी टिकरी कलां से। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए
फैकल्टी मेंबर से आपका परिचय करवाती हूँ। मैं नूतन दुग्गल, एसपी हेडक्वार्टर छत्रसाल स्टेडियम से। मेरे साथ आज के प्रेजेंटर हैं मिसेस सुनीता शारदा, रायसीना बंगाली स्कूल चितरंजन पार्क से, मिस्टर मनोज कुमार चौधरी, सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल ZP ब्लॉक पीतमपुरा से, मिस्टर उमेश कुमार अहलावत, SBV जनता फ्लैट हस्तसाल से, मिस्टर राकेश मोहन कोठारी, गवर्नमेंट कोएड सर्वोदय विद्यालय रामपुरा से, और टेक्निकल सपोर्ट में हमारे साथ हैं मिसेस कुमकुम अग्रवाल, SKV GTB नगर से, डॉक्टर इंदु डबास, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी सेक्टर 23 से, और डॉक्टर पूजा रावत, SKV समलखा से। आगे बढ़ते हैं। हम हर बार आपसे एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें से जरूर कुछ ना कुछ ग्रहण करते होंगे और अपनाते होंगे। तो आज की इस वीडियो को शेयर करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ उमेश कुमार अहलावत जी को। ओवर टू यू सर। धन्यवाद मैम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे फिटनेस हमारे लिए क्यों इतनी आवश्यक है। न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, बल्कि अपने दैनिक जीवन में हर छोटे कार्य को करने के लिए फिटनेस महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस भागदौड़ भरे जीवन में बहुत से व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियों और तनाव से जूझ रहे हैं, और कोविड-19 का कहर तो अभी जारी ही है। आज के समय में जितना आवश्यक आपके भोजन पर ध्यान देना है, उतना ही आवश्यक अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना है। मैं आपके सामने ऐसे खिलाड़ियों का उदाहरण देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी फिटनेस और मजबूत इरादों से खेल जगत में नाम कमाया। विराट कोहली, भारत क्रिकेट टीम के कप्तान, जो अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी के साथ साथ फिटनेस के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं। अब भारतीय टीम में बने रहने के लिए खिलाड़ियों को यो-यो टेस्ट देना पड़ता है। यो-यो एक फिटनेस टेस्ट है जो खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर को बताता है। अपनी बेहतरीन फिटनेस के कारण विराट कोहली मैदान में खुद भी मोटिवेटेड रहते हैं और बाकी खिलाड़ियों का भी उत्साह बढ़ाते हैं। माइकल फेल्प्स ने सन 2000 से अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की थी। 2000 ओलंपिक खेलों में इन्होंने एक भी पदक नहीं जीता था। इसके बाद मानो जैसे कोई चमत्कार ही था। माइकल फेल्प्स ने 39 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा 28 पदक जीते। तो आप खुद ही सोचिए कि इनकी फिटनेस का स्तर क्या रहा होगा। रोनाल्डो, मात्र 15 साल की उम्र में हार्ट सर्जरी होने के बावजूद रोनाल्डो ने अपना फिटनेस लेवल इस तरीके से मेंटेन किया कि 34 वर्ष की उम्र में इनकी शारीरिक स्थिति 20 साल की उम्र के समान थी। आइए जानते हैं फिटनेस आपको क्या देगी। फिटनेस आपको स्ट्रॉन्ग बॉडी, शार्प माइंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, कंफर्ट, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, अपॉर्चुनिटीज, बेटर पर्सनैलिटी के साथ साथ और भी बहुत कुछ देती है। आइए अब जानते हैं फिटनेस आपसे क्या लेगी। आपके दैनिक जीवन में से हर रोज केवल थोड़ा सा समय, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। अंत में मैं यही कहूंगा, जब हर एक व्यक्ति फिट होगा तभी तो भारत देश हिट होगा। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा सुनीता मैम से कि मैम आगे की कार्रवाई आप लीजिए, बच्चों को चैप्टर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स के बारे में अवगत कराएं। धन्यवाद नूतन मैम एंड उमेश सर। बच्चों, आज हम अध्याय 7 की तरफ पढ़ रहे हैं, जो कि है शरीर क्रिया विज्ञान और खेलों में चोटें। तो आइए इसके मुख्य बिंदु किस प्रकार हैं आज की कक्षा के लिए वो जानते हैं। इसके मुख्य बिंदु है शारीरिक पुष्टि को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक घटक। नंबर 2, हृदय श्वसन संस्थान पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं शारीरिक पुष्टि के बारे में। तो बच्चों, शारीरिक पुष्टि क्या है? जैसे ही आपने 11th में ये सब्जेक्ट शुरू किया तो सबसे पहले यही बताया गया था कि शारीरिक पुष्टि एक व्यक्ति की वह योग्यता है जिसमें कि उस व्यक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो दिन भर के अपने कार्य को ठीक से कर सके, और सभी कार्यों को पूर्ण करने के बाद अगर इमरजेंसी में या अचानक कुछ और काम भी आ जाए तो वह उससे बिना थके कर सके। तो इसी योग्यता को हम कहते हैं शारीरिक पुष्टि। आइए जानते हैं आगे शारीरिक पुष्टि के अन्य घटक। शारीरिक पुष्टि के घटक बच्चों आप अच्छे से जानते हैं, वो है स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, स्पीड,
फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। इन्हीं तत्वों को हम कैसे हमारा शरीर क्रियात्मक रूप से डिसाइड करता है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी शक्ति अधिक होगी या सहनशीलता या गति। तो इसकी चर्चा करने के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मनोज चौधरी जी को, जो कि आपसे इन घटकों के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। श्री मनोज चौधरी जी। धन्यवाद सुनीता मैम। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों, जैसा कि मैम ने बताया कि अब हम अपना जो हमारा पहला सब टॉपिक है, शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, शक्ति को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्ट्रेंथ होती क्या है। स्ट्रेंथ व्यक्ति की वह योग्यता है जो किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करने में उसकी मदद करती है। बच्चों, अगर हमें किसी व्यक्ति की शक्ति का आकलन करना हो तो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं जहां पर हम व्यक्ति को परफॉर्म करा करके देख सकते हैं कि व्यक्ति की शक्ति का स्तर क्या है। परंतु क्या बच्चों, हमारे पास कोई और भी तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति की शक्ति का आकलन कर सकें? तो उसका उत्तर है बच्चों, जी हाँ। हमारे शरीर में विद्यमान बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनको देख करके हम किसी व्यक्ति की शक्ति का आकलन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, उनको जानते हैं वो कौन कौन से शरीर क्रियात्मक तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है जिनसे हम शक्ति का निर्धारण करते हैं। तो पहला है बच्चों मसल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि मसल्स की परिधि। प्यारे बच्चों, अगर हमारी किसी मसल्स की जो मोटाई या उसकी परिधि अगर ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वह मसल्स ज्यादा शक्ति उत्पन्न कर पाएगी। आपने देखा होगा क्लास के अंदर बच्चे आपस में एक दूसरे के बाइसेप्स का साइज नापते हैं। वो साइज किस लिए नापते हैं? ताकि उससे आइडिया लग जाए कि उस जो वो बच्चा है उसकी जो बाइसेप्स है उसके मसल्स में कितनी पावर या शक्ति है। तो दूसरा पॉइंट है बच्चों मसल्स का कंपोजिशन। मसल्स कंपोजिशन के बारे में बच्चों में यहां बता दूं कि हमारी मांसपेशी के अंदर बच्चों दो तरह के रेशियो होते हैं। एक होते हैं स्लो ट्विच फाइबर और दूसरे होते हैं फास्ट ट्विच फाइबर। प्यारे बच्चों, ये जो फास्ट ट्विच फाइबर हैं, अगर इनकी परसेंटेज हमारी मसल्स में ज्यादा होगी तो हमारी जो मसल्स है ज्यादा शक्ति उत्पन्न कर पाएगी। ये जो स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच की मात्रा है बच्चों, ये बाई बर्थ मिलती है और ये सभी व्यक्तियों के अंदर अलग अलग होती है। तो जिसकी मसल्स में फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा होंगे उसकी मसल्स ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर पाएगी। पॉइंट नंबर 3 है बच्चों कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रा मसल्स कोऑर्डिनेशन और दूसरा है इंटर मसल्स कोऑर्डिनेशन। पहले हम बात करेंगे बच्चों इंट्रा मसल्स कोऑर्डिनेशन की। तो प्यारे बच्चों, इंट्रा मसल्स कोऑर्डिनेशन के अंदर मैं यहां बता दूं हमारी मांसपेशी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मोटर यूनिट होते हैं। प्यारे बच्चों, इन मोटर यूनिट के अंदर आपस में कितना अच्छा तालमेल है उसके ऊपर हमारी शक्ति का स्तर जो है वो डिपेंड करता है। जितना अच्छा तालमेल होगा उतनी ही ज्यादा संभावना है कि हमारी मसल ज्यादा स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस कर सकें। प्यारे बच्चों, इसके बाद है हमारा इंटर मसल्स कोऑर्डिनेशन। आपने देखा होगा कि हमारी कई ऐसी मांसपेशियां जो ग्रुप्स के अंदर काम करती हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारे थाई की जो मांसपेशी है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स। ये 4 मसल्स का समूह है बच्चों। इन डिफरेंट मसल्स में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा उतनी ही ज्यादा संभावना है वो जो ग्रुप ऑफ मसल्स है हमारा जो है ज्यादा शक्ति को प्रोड्यूस कर पाए। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों, ऊर्जा भंडार। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के अंदर देखिए बिना ऊर्जा के तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ऊर्जा के भंडार हमारी मांसपेशी में ज्यादा है तो हमारी मसल्स ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर पाएंगी। अगर ऊर्जा के भंडार कम है बच्चों तो मसल्स उतनी ऊर्जा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, जो हमारी मसल्स के अंदर ऊर्जा रहती है बच्चों वो या तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहती है या फैट की फॉर्म में या फिर क्रिएटिन फास्फेट जिसे हम पीसी के नाम से भी जानते हैं उस फॉर्म में स्टोर रहती है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे स्पोर्ट्स आपने देखे होंगे जहां पर आपको बहुत छोटी सी अवधि के अंदर, अल्प अवधि के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति प्रोड्यूस करनी पड़ती है जहां पर मांसपेशियों को। उदाहरण देता हूं बच्चों, जैसे कि भारोत्तोलन। जब हम उसमें क्या करते हैं, जो खिलाड़ी होता है पहले वजन को उठा करके अपने कंधों पर रखता है और कंधों से फिर सीधा करता है हाथों को बच्चों। तो ये जो कंधों से जब वो हाथों को ऊपर उठाता है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, तो उस समय बच्चे बहुत छोटे से ड्यूरेशन में हमारी मांसपेशियों को बहुत ज्यादा शक्ति उत्पन्न करनी पड़ती है। उस स्थिति में बच्चों हमारा जो पीसी है, जो हमारी मसल्स के अंदर जो स्टोरेज है पीसी की, वो बहुत कारगर है उस समय। अगर पीसी का लेवल ज्यादा होगा तो वो उस समय बहुत छोटी सी अवधि के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति उत्पन्न करने में हमारी मदद करेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं यहां से कह सकता हूं जिन व्यक्तियों के मसल्स में पीसी का भंडार अधिक है उसकी जो मांसपेशियां वो ज्यादा शक्ति उत्पन्न कर सकती है। अगला पॉइंट है बच्चों शरीर का भार। शरीर का भार बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है हमारे स्ट्रेंथ से।
अगर आपकी बॉडी का वेट ज्यादा है तो बहुत ज्यादा संभावना मान के चलिए कि आपका शरीर ज्यादा शक्ति को उत्पन्न कर पाएगा। लास्ट पॉइंट है बच्चों उसका इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्स। प्यारे बच्चों, अगर नर्व इंपल्स की जो हमारी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी तो वो क्या करेंगी, जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया कि हमारी मांसपेशियों में छोटे छोटे मोटर यूनिट्स होते हैं, वो इन ज्यादा मोटर नंबर्स ऑफ मोटर यूनिट्स को ज्यादा को शक्ति जनरेट करने में शामिल कर लेंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा जो नर्व इंपल्स है जितना पावरफुल होगा वो उतनी ज्यादा मोटर यूनिट्स को शक्ति उत्पन्न करने में शामिल कर लेगा और मसल्स हमारी ज्यादा शक्ति उत्पन्न कर पाएगी। अगर ये वीक हो तो ज्यादा जो हमारे जो नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स है उनको ज्यादा को शामिल नहीं करेगा। तो ये थे बच्चों हमारे वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि शक्ति उत्पन्न करने में हमारी मदद करते हैं। आइए जानते हैं सहनशीलता को उत्पन्न निर्धारित करने के लिए हमारे पास कौन कौन से शरीर क्रियात्मक तत्व हैं। इसके लिए हम चलेंगे एक बार सुनीता मैम के पास। ओवर टू यू सुनीता मैम। धन्यवाद मनोज सर। शक्ति को बढ़ाने के लिए आपने जिन पॉइंट्स का यहाँ जिक्र किया उनमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ भी रिपीट किए जाएंगे। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और वो किन बातों पे निर्भर करती है। नंबर 1, एरोबिक क्षमता। बच्चों, एरोबिक क्षमता हमारे शरीर की वह क्षमता होती है जिसमें कि हम कठिन व्यायाम करते समय भी उनको कितनी अधिकतर ऑक्सीजन का हम प्रयोग कर सकते हैं, कितना ऑक्सीजन हम व्यय कर लेते हैं, तो इसी क्षमता को कहते हैं हम एरोबिक क्षमता। ऐसे व्यायाम जो है वो कम इंटेंसिटी के होते हैं और हम इनको ज्यादा देर तक कर सकते हैं। हमारी एरोबिक कैपेसिटी निम्न बातों पे निर्भर करती है। वो है ऑक्सीजन इनटेक, यानी कि ऑक्सीजन का लेना। ऑक्सीजन का लेना कैसे? ऑक्सीजन का वातावरण से लेना, हमारे शरीर द्वारा ऑक्सीजन को वातावरण से लेना। अगर हम ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं तो एरोबिक क्षमता अधिक होती है। नंबर 2, जो ऑक्सीजन हमने ली है जो हमारे फेफड़ों में है, तो फेफड़ों से ऑक्सीजन कहाँ जाती है? वहां पे ब्लड आता है, ऑक्सीजन को लेके पूरे बॉडी के सेल्स टिश्यूज में पहुंचाता है। तो ये पहुंचाने का कार्य जितना तेज होगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन संचालन जितना तेज होगा, हमारी एरोबिक कैपेसिटी उतनी ही अच्छी होगी। नंबर 3, ऑक्सीजन का ग्रहण करना। जो ऑक्सीजन ब्लड पहुंचा चुका है सभी सेल्स और टिश्यूज पे, उसको वो कितनी जल्दी से ग्रैस्प कर लेते हैं, उनकी डिमांड कितनी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब जानते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह दूध ब्रेड वाला जो ट्रक आता है वो छोटी छोटी दुकानों में अपनी सप्लाई करते हुए जाता है। जिसकी ज्यादा डिमांड होती है वो ज्यादा रख लेता है, जिसकी कम डिमांड होती है वो कम रख लेता है। तो अगर हमारे टिश्यूज और सेल्स की पावर ज्यादा है ग्रहण करने की, तब भी हमारी एरोबिक कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो इनटेक और अपटेक यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं। इनटेक यानी कि वातावरण से लेना, और अपटेक यानी कि सेल्स और टिश्यूज के द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना। उसके बाद आता है एनर्जी भंडार। हमारे शरीर में एनर्जी भंडार जितने अधिक होंगे उतनी ही हमारी एरोबिक कैपेसिटी भी अधिक होगी। आगे बढ़ते हैं। एनारोबिक कैपेसिटी। एनारोबिक कैपेसिटी क्या होती है? एनारोबिक कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जिसमें कि हम बिना ऑक्सीजन के भी कितनी देर तक अपनी एक्सरसाइज को कर पाते हैं। तो ये एक्सरसाइज वो होती हैं जो एक झटके में की जाती है, जैसे कि 100 मीटर का स्टार्ट लेना, जल्दी से दौड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाना। इसको दूसरे तरीके से भी कहते हैं हम कि अगर हमारी शरीर में एटीपी पुनः निर्माण करने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, तब हमारी एरोबिक कैपेसिटी भी अधिक होती है। तो ये निर्भर करती है फॉस्फोजन भंडार के ऊपर। फॉस्फोजन यानी कि एटीपीसीपी, उसका भंडार हमारे शरीर में अगर अधिक होगा तो एनारोबिक कैपेसिटी अधिक होगी। नंबर 2, लैक्टिक एसिड टॉलरेंट। जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो एक्सरसाइज करने का ग्लूकोज जब टूटता है शरीर में तो उसका एक बाय प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जैसे ही बनती है तो हमारी मांसपेशियों में चली जाती है और हमें वो क्रैम्प्स और दर्द महसूस होता है। तो ये लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करने की जो पावर हमारी अगर ज्यादा है, तब भी हमारी एरोबिक कैपेसिटी एनारोबिक कैपेसिटी ज्यादा होगी। उसके बाद आती है बफर क्षमता। बफर क्षमता यानी कि एटीपी का पुनः निर्माण होना और कितना हमारे पास वो स्टॉक में है कि एक एक्टिविटी होने के बाद ही दूसरी एक्टिविटी करने के लिए हमारे पास फटाफट एनर्जी का होना, ये क्षमता हमारी बफर क्षमता है। ये अधिक होगी तब भी हमारी एनारोबिक कैपेसिटी जो है अधिक होगी, और एनारोबिक कैपेसिटी अधिक होगी तो हमारी एंड्योरेंस भी ज्यादा होगी। अब आता है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी भी ज्यादा होती है तब एनारोबिक भी ज्यादा होती है। तो अगर ये क्षमताएं हमारी अधिक हो जाती हैं तब हम कह सकते हैं कि हमारा एंड्योरेंस लेवल जो है वो बढ़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों कि हमारे शरीर क्रियात्मक तत्व कौन से हैं जो कि लचक को भी निर्धारित करते हैं। लचक यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। और इसकी चर्चा करने के लिए मैं फिर से बुलाती हूँ मनोज चौधरी सर को। सर प्लीज टेक ओवर। धन्यवाद मैम। प्यारे बच्चों, लचक को हमने लास्ट क्लास 11th में पढ़ा था। फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है बच्चों? फ्लेक्सिबिलिटी व्यक्ति की वह योग्यता है जो किसी भी क्रिया को अधिक विस्तार के साथ या अधिक रेंज ऑफ मोशन के साथ करने में मदद करती है। तो प्यारे बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शरीर में कहाँ किस जगह पर नापी जा सकती है? ओनली एंड ओनली जॉइंट्स के ऊपर बच्चों हम फ्लेक्सिबिलिटी को नाप सकते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर कहीं पे भी आप मेजर नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं लचक को निर्धारित करने वाले कौन से शरीर क्रियात्मक तत्व हमारे पास हैं। तो बच्चों, पहला पॉइंट है जोड़ों की बनावट। जैसा कि बच्चों आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो जोड़ होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना? तो इनमें से एक टाइप थी बच्चों जिसका नाम था बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। ये जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स है हमारे शरीर में दो जगह है बच्चों, एक तो हिप ज्वाइंट के अंदर और दूसरा शोल्डर ज्वाइंट के अंदर। ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स और ज्वाइंट्स की कंपैरेटिवली बच्चों ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को परमिट करता है। एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा डांसर जो होते हैं खुद अपनी लेग्स की पूरी स्ट्रेचिंग खोल देते हैं, जो शो करता है कि ये हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है बच्चों। इतनी जो फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना बच्चों, कोई भी और जॉइंट परमिट नहीं करता है। ये देखिए आप, ये बच्चा देखिए यहाँ पर, देखिए ये हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों। जितनी यहाँ पर इस जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी परमिट हुई है, शायद पूरी बॉडी के अंदर कोई और जॉइंट ऐसा नहीं है, एक शोल्डर जॉइंट और एक हिप जॉइंट के अलावा, जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी को परमिट करता हो। आइए बच्चों एक बार वापस चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। लिगामेंट्स, जोड़ों के। प्यारे बच्चों, जोड़ कौन सी जगह होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स मिले, और ये बोन्स ना बच्चों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलती हैं। तो इनको जो बोन्स को जो जोड़ के रखने का कार्य करता है वो है लिगामेंट्स हमारे। इन लिगामेंट्स की बच्चों अगर जो लंबाई अच्छी बनी रहे तो हमारे जोड़ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को परमिट करते हैं। उदाहरण देता हूं बच्चों, आपने देखा होगा बुजुर्ग व्यक्तियों के बुढ़ापे के अंदर पैरों में अलग अलग ज्वाइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो लिगामेंट्स है ज्वाइंट्स के हमारे, इनकी जो लंबाई है उस समय घट जाती है, और घटने के कारण उस जो ज्वाइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका स्तर कम हो जाता है, जिससे उस ज्वाइंट से संबंधित जो क्रिया है वो प्रॉपरली हम नहीं कर पाते और हमारे को दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ज्वाइंट्स की अगर जो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी चाहिए तो लिगामेंट्स की जो लेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है बच्चों स्ट्रेचिंग एबिलिटी ऑफ मसल्स। प्यारे बच्चों, जिस भी जोड़ की आप फ्लेक्सिबिलिटी को जांचना चाह रहे हैं उससे जुड़ी हुई जितनी भी मसल्स हैं, अगर उनकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी अच्छी होगी तो ही जोड़ हमारा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को परमिट कर पाएगा। अगला पॉइंट है बच्चों एगोनिस्ट मसल्स की शक्ति। प्यारे बच्चों, ये एगोनिस्ट मसल्स क्या, पहले ये समझा देता हूं। देखिए, जब भी हम कोई भी हमारी मांसपेशी कार्य करती है, कोई भी क्रिया करती है, तो उस समय में एक मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है और एट द सेम टाइम दूसरी मसल्स उस समय रिलैक्स कर रही होती है। जैसे कि यहाँ चित्र में ना एग्जांपल दिखाया गया है कि बाइसेप्स मसल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो बेटा जो इसकी पीछे की साइड जो दूसरी मसल्स जैसे हम बोलते हैं ट्राइसेप्स मसल्स, वो उसे एट द सेम टाइम रिलैक्स कर रही है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली मसल्स है इसे तो हम बोलते हैं एगोनिस्ट, और जो उस समय रिलैक्स कर रही है तो उसे बोलते हैं हम एंटागोनिस्ट। आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर जिस जॉइंट की आप फ्लेक्सिबिलिटी को बच्चों मेजर करना चाहते हैं, अगर उससे संबंधित जो मांसपेशी है एगोनिस्ट मसल्स है, उस जॉइंट से संबंधित जो एगोनिस्ट मसल्स है उसके पास अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए एक मिनिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ का होना जरूरी है। यानी कि जॉइंट से संबंधित जो एगोनिस्ट मसल्स है, अगर उसके पास मिनिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ होगी तभी वह जो जॉइंट है अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी को परमिट कर पाएगा। अगला है बच्चों कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बच्चों इंट्रा मसल्स कोऑर्डिनेशन और इंटर मसल्स कोऑर्डिनेशन, इसको हम ऑलरेडी स्ट्रेंथ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको यहाँ पर दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। अगर तालमेल अच्छा होगा इंट्रा और इंटर दोनों ही प्रकार के, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा इसका। आयु बच्चों, जैसे कि एज हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चों, बढ़ती एज के साथ फ्लेक्सिबिलिटी का जो स्तर है हमारे जॉइंट्स की वो कम होता जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चा है छोटी एज का, देखिए कितनी इजीली इसने अपने हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को स्ट्रेच करके दिखाया है। अगर मैं बड़े व्यक्ति को कहूं इतनी फ्लेक्सिबिलिटी को खोलने के लिए, तो मेरे ख्याल से एक कॉमन जो सामान्य व्यक्ति वो नहीं खोल पाएगा इतना। तो एज के साथ साथ ना फ्लेक्सिबिलिटी का स्तर कम होता है, परंतु वो कब कम होगा बच्चों, जब हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे होंगे। अगर हम रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो हमारी जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो निरंतर अच्छी बनी रहेगी। अगला पॉइंट है बच्चों जेंडर। महिलाओं के अंदर बच्चों पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिलती है। तो ये थे बच्चों हमारे फिजियोलॉजिकल पॉइंट जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को निर्धारित करते हैं। आइए जानते हैं
गति को निर्धारित करने वाले कौन कौन से शरीर क्रियात्मक तत्व हमारे पास हैं, आइए इनको जानने के लिए चलते हैं सुनीता मैम के पास। जी सुनीता मैम। धन्यवाद मनोज सर। गति को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक तत्व सबसे पहले मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र की गतिशीलता। अगर हमारी तंत्रिका तंत्र में अधिक गतिशीलता है, हमारे ब्रेन द्वारा जल्दी से मोटर यूनिट्स तक संदेश पहुंचाए जा सकते हैं कि हमको एक्शन करना है। तो अगर ये गतिशीलता अधिक होगी तो हमारी स्पीड भी अधिक होगी। नंबर 2, मसल संरचना के बारे में हम एक बार कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि यहाँ पे 2 तरह के रेशे होते हैं, फास्ट ट्विच, स्लो ट्विच, यानी कि सफेद रेशे और लाल रेशे। जिन मांसपेशियों में सफेद रेशे अधिक होते हैं उनकी शक्ति अधिक होती है, और जिनमें लाल रेशे अधिक होते हैं उनकी एंड्योरेंस अधिक होती है। तो ये पॉइंट हम एंड्योरेंस में डिस्कस कर सकते हैं कि लाल रेशे अधिक होने से हमारी एंड्योरेंस अधिक होती है। नंबर 3, विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति वह शक्ति है जो कि कम से कम समय में अधिक तक शक्ति का प्रयोग करना। जैसे कि एक आलू बम आप देखते हैं कि छोटा सा भी उसको अगर आग लगती है तो पूरी शक्ति के साथ फूटता है। तो ठीक इसी तरह से जैसे ही हमें कुछ एक्शन की कमांड मिलती है और पूरी शक्ति के साथ अगर उसे करते हैं हम, तो उसे विस्फोटक शक्ति कहते हैं। और विस्फोटक शक्ति अधिक होने से हमारी स्पीड भी अधिक हो जाती है। जी, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर स्पीड बहुत हद तक निर्भर करती है। अगर एक एथलीट की जॉइंट्स में कम फ्लेक्सिबिलिटी होगी, अकड़ होगी, तब वह अच्छे से इवेंट को स्पीड के साथ नहीं कर पाएगा, या उसकी स्पीड अन्य खिलाड़ियों से कम होगी जिनकी लचक अधिक होगी। लचक का अधिक होना आवश्यक है स्पीड के लिए। जैव रासायनिक भंडार, बच्चों जो हमारे ऊर्जा भंडार हैं, अगर ऊर्जा भंडारण हमारा शरीर की शक्ति अधिक है ऊर्जा भंडारण करने की, तब वह हमारी स्पीड में भी बहुत काम आती है। जैसे कि आपने अभी भी पढ़ा कि एटीपी और सीपी बर्न होने के बाद ही जो फटाफट हम एनर्जी मिलती है और हम स्पीड को बनाए रख सकते हैं। तालमेल, तालमेल डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स के बीच में अगर तालमेल होता है तब भी हमारी स्पीड अधिक होती है, जैसे कि अभी अभी हमने पहले भी चर्चा की है तालमेल के बारे में। चलिए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। खेल खेल में, मुझे मालूम है आप इसको देख के ही उत्सुक है, तो चलिए खेल खेल का प्रश्न देखते हैं। सफेद मांसपेशी रेशे कौन सा संकुचन बेहतर करते हैं? ये आपके लिए प्रश्न है, आप इसके यूट्यूब में आंसर्स लिख सकते हैं। सबसे पहला, ए धीमा संकुचन, बी तीव्र संकुचन, सी मध्यम संकुचन, या डी कोई संकुचन नहीं। तो तब तक बच्चे सवालों के जवाब देते हैं। मैं इंदु मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर पहले का बच्चों का कोई प्रश्न है तो प्लीज वो उसे यहाँ ले सकती है। जी सुनीता मैम, जी मैम, बच्चे ये जानने के लिए उत्सुक हैं और अक्सर उनके जहन में आजकल ये सवाल आ रहा है कि इस महामारी के समय में बच्चा घर में रहते हुए अपना एरोबिक कैपेसिटी को कैसे डेवलप कर सकता है, किस माध्यम से? जी इंदु मैम, अभी हमने एरोबिक कैपेसिटी की बात की कि एरोबिक एक्सरसाइजेस वो वाली एक्सरसाइजेस आती हैं जो कि उनकी रफ्तार कम होती है लेकिन उनको हम लंबी देर तक कर सकते हैं। इसके लिए हम म्यूजिक के साथ अलग अलग कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। आपके घर अंदर रहते हुए योगा एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं अपने घर के अंदर रहते हुए। तो ये अगर हम ये शेड्यूल बना लें, जैसे कि अभी अभी बात हुई कि फिटनेस का डोज आधा घंटा हर रोज, तो इसको हम फॉलो करके अपनी एरोबिक कैपेसिटीज को बढ़ा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं, अगर बच्चों ने प्रश्न का उत्तर दे दिया है तो इंदु मैम प्लीज चैट देखिए। जी धन्यवाद मैम, आई होप के बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं और इसका जवाब है बी तीव्र संकुचन। जी धन्यवाद इंदु मैम। आइए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसकी चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मनोज चौधरी जी को। मनोज जी आप आइए और इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद मैम। प्यारे बच्चों, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा 2 प्रकार के सिस्टम को कवर करता है, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम इन दोनों ही सिस्टम पर अलग अलग यहाँ पर व्यायाम के प्रभावों की चर्चा करेंगे। बच्चों, जब भी हम कोई व्यायाम करना शुरू करते हैं तो कुछ चेंजेस तो ऐसे हैं जो हमारे शरीर के अंदर तत्काल एकदम इमीडिएट, जैसे आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तुरंत आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे, परंतु जब आप एक्सरसाइज बंद कर देंगे तो थोड़ी देर में वो जो चेंजेस आए थे वो रिवर्ट हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रभाव को तो बोलते हैं बच्चों हम तत्कालिक प्रभाव। और परंतु अगर किसी भी व्यक्ति को बच्चों 4 से 6 हफ्ते की ट्रेनिंग कराई जाए तो जो उसके जो व्यायाम के जो प्रभाव है उसके ऊपर वो फिर परमानेंट हो जाते हैं, यानी कि आप व्यायाम बंद भी कर देंगे
तब भी वो चेंजेस आपको उसकी बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके ऊपर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला तत्व हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का हृदय दर। हृदय दर क्या होती है? देखिए, हमारे जो हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं, आपने 11वीं में पढ़ा होगा, हार्ट का चित्र भी आपने देखा होगा कि जो हृदय के जो वेंट्रिकल, देखिए नीचे जो नजर आ रहे हैं आपको राइट हैंड साइड पे, ये वेंट्रिकल्स हैं बच्चों। ये 1 मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे हम हृदय दर के नाम से बच्चों जानते हैं। और ये हृदय दर बच्चों सामान्य व्यक्ति की जो होती है बच्चों, वो 60 से 100 तक होती है, जबकि एक प्रशिक्षित व्यक्ति जिसको कि हमने ट्रेनिंग करा दी है उसकी हृदय दर 60 से घट करके 60 से नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर हमें सारांश पे इस पे पहुंचे बच्चों कि व्यायाम करने से हमारी हृदय दर कम हो जाती है। आइए बच्चों चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट है बच्चों हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? स्ट्रोक वॉल्यूम रक्त की वह मात्रा है जो कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर डोर्सल अरोटा में पंप करता है। यानी कि रक्त की उतनी क्वांटिटी जिसे हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है डोर्सल अरोटा में एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसे आगे भेजता है, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब मैं किसी एक सामान्य व्यक्ति की बात करूं तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम 80 से 90 मिलीमीटर के आसपास होता है, जबकि एक ट्रेन्ड एथलीट जिसने की ट्रेनिंग कर रखी है उसका ये स्ट्रोक वॉल्यूम बच्चों बढ़ करके 120 मिलीलीटर तक पहुंच जाता है। देखिए, जितना ब्लड हमारे बॉडी ज्यादा जाएगा, जितना ब्लड हमारी बॉडी में ज्यादा पंप होगा, उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो अगला पॉइंट है, तो यहां पर हम क्या सारांश करेंगे बच्चों कि एक्सरसाइज करने से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। तीसरा है बच्चों कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट रक्त की वह मात्रा है जिसे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल 1 मिनट में पंप करता है, तो उसे हम कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं बच्चों। कार्डियक आउटपुट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला इसका। हृदय दर को अगर जो हम स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कार्डियक आउटपुट हमें प्राप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, सामान्य व्यक्ति की बात करें चाहे ट्रेन्ड एथलीट की बात करें, दोनों ही स्थिति के अंदर जो हमारा कार्डियक आउटपुट है 5 से 6 लीटर के आसपास रहता है, परंतु दोनों में फर्क है। देखिए, जो सामान्य व्यक्ति, जो ट्रेन्ड एथलीट है, उसका हृदय ये 5 लीटर जो ब्लड है कम बार धड़क करके, कम बार कॉन्ट्रैक्ट कर करके इस 5 लीटर ब्लड को पंप कर देगा। परंतु अगर मैं सामान्य व्यक्ति की बात करूं बच्चों, तो आप यहां पे देखेंगे कि सामान्य व्यक्ति के ब्लड हार्ट को 5 लीटर ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे फायदा है ना, कि जो भी हमारा जो स्पोर्ट्समैन है जिसने ट्रेनिंग कर रखी है, उसका हृदय कम बार कॉन्ट्रैक्ट करके, कम कार्य करके ज्यादा रक्त को ब्लड पंप कर सकता है। आइए बच्चों चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, ब्लड वॉल्यूम। प्यारे बच्चों, वैसे तो ब्लड वॉल्यूम किसी भी व्यक्ति के वजन का 7% तक होता है, परंतु अगर जो मैं सामान्य जर्नल व्यक्ति की बात देखूं तो 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। और ट्रेनिंग करने से, एक्सरसाइज करने से तो इसके अंदर थोड़ा बहुत वृद्धि हो जाती है। ज्यादा सफिशिएंट वृद्धि तो यहाँ देखने के लिए नहीं मिलती है, परंतु फिर भी थोड़ी सी, अगर जो मैं नॉर्मल व्यक्ति से कंपेयर करूं तो स्पोर्ट्समैन के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम की मात्रा है थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज करने से ब्लड वॉल्यूम भी हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों कार्डियक हाइपरट्रॉफी। कार्डियक हाइपरट्रॉफी क्या है बच्चों? कि रक्त के जो हमारे जो हार्ट है, हार्ट के हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, चैम्बर्स होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल्स। इनका साइज बच्चों अंदर से बढ़ जाता है, जिसके कारण इनके अंदर जो रक्त को एकत्रित करने की जो इनकी जो क्षमता है वो उसमें वृद्धि हो जाती है। इसी स्थिति को बच्चों हम कार्डियक हाइपरट्रॉफी के नाम से जानते हैं, जिसे हम एथलेटिक हार्ट भी कहते हैं। अगर ज्यादा ब्लड आएगा हार्ट में तो ज्यादा ही पंप होगा, और ज्यादा पंप होगा तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगला पॉइंट है बच्चों, वॉल्स ऑफ द हार्ट बिकम स्ट्रॉन्ग। हृदय के जो हमारी जो दीवारें हैं और जो हमारे जो वाल्व लगे हुए हैं जो कि ब्लड को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं, ये दोनों ही बच्चों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मजबूत हो जाते हैं। और मजबूत हृदय की जो दीवारें मजबूत हो जाए और वॉल्व मजबूत हो जाए तो बच्चों वो हृदय के कार्य क्षमता पर अनुकूल प्रभाव डालती हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है वो सामान्य बना रहता है। अगर आप ट्रेन्ड एथलीट को देखेंगे तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर है जो है उनके शरीर के अंदर नॉर्मल रहेगा, और इनका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम HDL के नाम से जानते हैं वो भी मेंटेन रहता है। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है वो नियंत्रित रहता है। अगला पॉइंट है बच्चों, हृदय रोग होने की संभावना कम हो जाती है। प्यारे बच्चों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे आर्टरीज से जो है ना ब्लड फ्लो बहुत तेजी के साथ होता है, तो किसी भी प्रकार की जो रुकावट, जो ब्लॉकेज है वहां पर होने की संभावना आर्टरीज के अंदर खत्म हो जाती है, जिससे हमें हृदय रोग होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ा फायदा है हमारी एक्सरसाइज का। अगला है बच्चों हमारा ब्लड प्रेशर। एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से
है ना, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य रहता है। ऐसा देखा गया कि जितने भी स्पोर्ट्समैन है बच्चों, जब वो एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर तो सामान्य व्यक्ति का भी ऊपर जाएगा एक्सरसाइज के दौरान, और ट्रेंड एथलीट का भी ऊपर जाएगा, परंतु बच्चों जो ट्रेंड एथलीट का है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा और सामान्य व्यक्ति का बहुत तेजी के साथ उसके कंपैरेटिवली ज्यादा ऊपर जाता है। और एक्सरसाइज के बाद अगर जो नॉर्मल आने की बात करें ब्लड प्रेशर की, तो वो भी बच्चों जो जो हमारा ट्रेंड एथलीट है उनका ब्लड प्रेशर जल्दी नॉर्मल हो जाता है एज कंपेरेटिव टू नॉर्मल पर्सन। तो ये थे बच्चों एक्सरसाइज के हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या प्रभाव होते हैं। अब एक्सरसाइज करने से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इससे पहले हम देख लेते हैं बच्चों एक बार खेल खेल में। आइए आपके लिए एक प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा दीर्घकालिक प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं है। तो बच्चों आपके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ए, विश्राम अवस्था में हृदय दर में वृद्धि, बी, हृदय के आकार में वृद्धि, सी, रक्त संचार में वृद्धि, और डी है बच्चों रक्त के आयतन में वृद्धि। तो प्यारे बच्चों ये ऑप्शंस हैं, आप इसके जो आंसर हैं अपने चैट बॉक्स में डालिए यूट्यूब पर, हमारे जो साथी हैं वहां पर आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में एक बार चलूंगा दोबारा से इंदु मैम के पास और जानते हैं क्या उनके पास कोई ऐसा क्वेश्चन बच्चों के द्वारा पूछा गया जिसे हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। जी इंदु मैम। जी सर, अक्सर जैसे हम लोग क्लासरूम टीचिंग में होते हैं तो एक बच्चों का क्वेश्चन आता है कार्डियक हाइपरट्रॉफी, तो उसके बारे में आप एक बार थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए और बताइए कि वो स्थिति क्या है और वो क्या हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, उसके बारे में बच्चा काफी जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैम बच्चों ने, और बहुत ही सराहनीय है जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। प्यारे बच्चों कार्डियक हाइपरट्रॉफी, देखिए हृदय का अगर जो हृदय भार से आकार बढ़ जाए, अगर जो हृदय का आकार अगर जो भार से बढ़ जाए तो बच्चों बीमारी है, परंतु कार्डियक हाइपरट्रॉफी में हृदय का आकार भार से न बढ़ करके जो उसके जो चैम्बर्स होते हैं बच्चों अंदर के जो गुहाएं जिन्हें बोलते हैं, जिनमें ब्लड एकत्रित होता है, उनका साइज बच्चों बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है रक्त की जो मात्रा जो फिल होने की मात्रा है, जो एकत्रित होने की मात्रा है हृदय के अंदर वो बढ़ जाती है। अब ज्यादा ब्लड बच्चों एकत्रित होगा तो पंप भी ज्यादा होगा। अब ज्यादा ब्लड मैंने बताया था शरीर में ट्रांसफर होगा तो हमारा जो उसका हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है। इसी स्थिति को बच्चों हम एथलेटिक हार्ट या कार्डियक हाइपरट्रॉफी के नाम से जानते हैं। आइए एक बार इंदु मैम से जान लेते हैं कि राइट ऑप्शंस बच्चों ने के आ गए होंगे मेरे ख्याल से। मैम बच्चे जी सर, बच्चे बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं और उन सभी बच्चों ने ज्यादा सही जवाब दिया है, ऑप्शन ए यानी हार्ट इंक्रीज इन हार्ट। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, इससे पता लग रहा है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये भी कहूंगा कि बच्चों इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहें। आइए जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसके लिए हम चलेंगे एक बार पुनः सुनीता मैम के पास। जी सुनीता मैम। जी बच्चों, आपके श्वसन तंत्र पर एक्सरसाइज करने के क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि अगर लंबे समय तक आप किसी गेम में इन्वॉल्व हैं तो आप में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, सामान्य स्थिति में जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनकी श्वसन दर लगभग 12 से 18 होती है। 1 मिनट में हम 12 से 18 बार सांस लेते हैं, लेकिन जो ट्रेंड एथलीट हैं वो 6 से 8 बार तक ही सांस लेने में अपनी सारी ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, यानी कि हमारी जो है श्वसन दर कम हो जाती है। व्यायाम के प्रभाव से हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है। और टाइडल वॉल्यूम क्या है कि एक बारी में जितना भी हम श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं, इस कैपेसिटी को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं बच्चों। विश्राम अवस्था में किसी भी सामान्य व्यक्ति का ये 500 मिलीलीटर होता है, लेकिन एक ट्रेंड एथलीट का, प्रशिक्षित खिलाड़ी का ये लगभग 700 मिलीलीटर होता है। तो बढ़ गई ना यहाँ पर क्षमता। आगे देखते हैं। व्यायाम के प्रभाव से मिनट वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। वायु की वह मात्रा जिसे हम या तो अंदर भरते हैं या छोड़ते हैं 1 मिनट के अंदर, तो ये 1 मिनट का वॉल्यूम भी बहुत तेजी से बढ़ जाता है। आप देखिए किस तरह से ये सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ट्रेंड एथलीट का ये जो मिनट वॉल्यूम है वो बाकी सब की अपेक्षा बहुत अधिक बेहतर होता है। आगे बढ़ते हैं। व्यायाम के प्रभाव से बच्चों हमारी जैव धारिता यानी कि प्राणाधार क्षमता यानी कि वाइटल कैपेसिटी वह भी बढ़ जाती है। वो कैसे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम तीनों को मिला के बनती है जैव धारिता यानी कि प्राणाधार क्षमता। और इसमें भी वृद्धि होती है जब हम
जो है प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हैं। तो यहाँ अब आप जान सकते हैं कि अगर आप एरोबिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं तो किस तरह से आप जो है अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा सकते हैं। व्यायाम करने से फेफड़ों की कुल आयतन क्षमता में भी वृद्धि होती है। बच्चों, कोविड के समय में फेफड़ों का खासकर सबको ध्यान रखना है। फेफड़ों की बीमारी की वजह से ही कोविड जो है बहुत जल्दी से बढ़ जाता है। तो अगर हम एक्सरसाइजेस करते हैं, हम ट्रेंड है, लगातार करते रहते हैं, तो फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, जिससे कि हम कई तरह की बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, फेफड़ों के अंदर आप सभी जानते हैं जो सांस को, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं और साथ के साथ पूरी बॉडी में भेजते हैं, वो है एल्वोलीज। एल्वोलीज जो है जब हम सामान्य अवस्था में होते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो एल्वोलीज एक सुप्त अवस्था में लंग्स के अंदर पड़े रहते हैं। लेकिन जब जैसे ही हम एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देते हैं, रेगुलर हो जाते हैं, तो हमारे एल्वोलीज एक्टिवली काम करते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से ये छोटी-छोटी बॉल्स जैसा स्ट्रक्चर है जो कि ऑक्सीजन लेते ही जल्दी से फूल जाता है और फिर संकुचित हो जाता है। तो ये अधिक ऑक्सीजन को ले पाता है और शरीर अधिक ऑक्सीजन लेकर जो है अधिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो कि हमें फिट रखती है। आगे, ये बच्चों इंटरकोस्टल मसल्स हैं। यहाँ आप इस चित्र में देख रहे हैं कि सफेद-सफेद तो हमारी पसलियाँ हैं, ये हड्डियाँ हैं, लेकिन सफेद के बीच में जो लाल-लाल दिखाई दे रही है, वे हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं। तो एक्सरसाइज करने से, लगातार एक्सरसाइज करते रहने से हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये मसल्स भी हमारी स्ट्रांग हो जाती हैं। और जब ये बाहर की मसल्स स्ट्रांग होती हैं, तो इसके अंदर जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है, इसी छाती के पिंजरे के अंदर हमारा हृदय भी होता है, हमारे लंग्स भी होते हैं, तो उनका ठीक से प्रोटेक्शन भी हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब बच्चों। आज का अभ्यास कार्य, तो आज के अभ्यास कार्य आपके सामने है। तो मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ श्री राकेश मोहन कोठारी जी को कि अभ्यास कार्य के ऊपर वह चर्चा करें। और अगर किसी और बच्चे का कोई खास तरह का प्रश्न है, तो मैं कुमकुम मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर चैट में कोई प्रश्न आया तो वो जरूर यहाँ रखें। कोठारी सर। थैंक यू सुनीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि इतने खूबसूरती के साथ आपने हृदय और श्वसन संस्थाओं के बारे में, उनके प्रभाव क्या होते हैं व्यायाम के, ये बताया। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर अभ्यास कार्य है जिसके अंतर्गत 4 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे पहला प्रश्न है, लचीलेपन का निर्धारण करने वाले शारीरिक कारकों के नाम लिखें और उनमें से 2 का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है, एरोबिक क्षमता को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तीसरा है, श्वसन प्रणाली पर व्यायाम के प्रभावों के बारे में विस्तार से बताएं। हृदय श्वसन तंत्र पर चौथा प्रश्न है, व्यायाम के दीर्घकालिक प्रभावों का वर्णन करें। तो बच्चों, ये जो प्रश्न हैं आपने अपने नोटबुक में करने हैं और नोटबुक में करने के पश्चात इनका आप पीडीएफ बना के अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे। और अगर किसी का कोई प्रश्न है, हमारे पास 1 मिनट का टाइम मुझे लग रहा है, तो मनोज सर या सुनीता मैम से कोई भी प्रश्न अगर दिख रहा है कि करना चाहते हैं तो आप प्रश्न कर सकते हैं। इंदु मैम, कुमकुम मैम, यदि कोई ज्वलंत प्रश्न चैट बॉक्स में चल रहा है तो इन दोनों से यदि आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी कोठारी सर, थैंक यू। अभ्यास कार्य के बारे में आपने बताया, साथ के साथ बच्चों को यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि प्रश्न नंबर 1 जो है वो 3 नंबर का है, प्रश्न नंबर 2 के लिए हमने 2 नंबर रखे हुए हैं, और प्रश्न नंबर 3 और 4 जो है वो 5-5 नंबर के लिए रखे हुए हैं। ये थोड़ा सा बच्चों के लिए सरप्राइज था, लेकिन अब वो उनके सामने खोल दिया गया है कि जरूर बच्चे सोच रहे होंगे ये कितने कितने नंबर के प्रश्न है। तो बच्चों, पहला प्रश्न 2 नंबर का है, पहला 3 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का है, और 3 और 4 प्रश्न 5-5 नंबर के हैं, जिसको कि आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। जी, यदि कोई प्रश्न है तो जरूर यहाँ पे पूछा जा सकता है। मनोज सर भी यहाँ पे हैं, कोठारी सर भी हैं, कुमकुम मैम भी हैं, तो आप प्रश्नों के यहाँ पे रख सकते हैं। सुनीता मैम, एक प्रश्न मैं चैट में मैं अभी गया इस बीच में, जबकि वो पूछना चाह रहे थे कि आपने बताया कि इंटरकोस्टल मसल जो हैं ये व्यायाम के द्वारा बढ़ जाती हैं, तो व्यायाम ना करने वाले जो बच्चे हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि इंटरकोस्टल मसल का व्यायाम करने के द्वारा जो होता है एंडोरेंस में क्या प्रभाव पड़ता है। जी, इंटरकोस्टल मसल्स जो है
वो हमें सपोर्ट करती हैं जब हम कोई भी कार्य करते हैं, रनिंग, जॉगिंग, जब भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनके ऊपर बहुत जो है स्ट्रेस होता है। तो इसी स्ट्रेस से जो है इनकी जो है क्षमता भी बढ़ती रहती है। यदि इंटरकोस्टल मसल्स हमारे स्ट्रांग नहीं होंगे तो जैसे ही हम अधिक देर तक रनिंग करते हैं तो हमारे सबको पता है कि चेस्ट पेन शुरू हो जाता है, पसलियों में दर्द शुरू हो जाता है बच्चों को। तो ये इसी कारण होता है कि हमारी मसल्स जो है स्ट्रांग नहीं होती हैं। अगर हम जो है रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमारी पसलियां और पसलियों के बीच की इंटरकोस्टल मसल्स है ये स्ट्रांग होंगी, हमें दर्द नहीं होगा और साथ के साथ जो है हमारी ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी भी बढ़ेगी क्योंकि हमारे थोरेसिक केज को ज्यादा स्पेस मिलेगा ऑक्सीजन लेने का। जी सर। थैंक यू सो मच सुनीता मैम। प्यारे बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर है अगला जो प्रश्न है, जो एक नंबर के 10 प्रश्न है। आप उसमें जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे क्लिक कीजिए, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अपना स्कोर देखिए और स्क्रीनशॉट लेके अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए और उसे कृपया आप भी नोट कीजिए। तो आप यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगली कक्षा तक के लिए जो हमारा इंजरीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।